उत्तराखंड में केंद्र के आदेश के बाद धामी सरकार ने जारी किया आदेश। आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य कर्मचारी हो सकेंगे शामिल। आरएसएस की शाखा में भी जा सकेंगे राज्य कर्मचारी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सीएम धामी ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक पुरस्कार 2023 में हुए शामिल। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मान पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा। उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली। जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मस्जिद पूर्ण रूप से गैर कानूनी। वेलहम बॉयज स्कूल में सामने आया सनसनीखेज मामला। छात्र ने सीनियर पर लगाए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप। पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मामले में पुलिस ने पूरी जांच शुरू कर दी। ठांडी में पशुपालन की परंपरा और संस्कृति से जुड़ा भेड़ की तमाशू मेले का समापन समारोह। और आपको बता दें कि इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, मेला हमारी सांस्कृतिक समृद्ध परंपराओं के जीवंत प्रतीक। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का जीरो टॉलरेंस रवैया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की। किच्छा में 4 दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त से की लाखों की ठगी। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। ऑनलाइन गेमिंग में पैसा हारने के बाद दोस्त का फोन चुराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। टांडा रेंज में वन विभाग की तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। अवैध लकड़ी तस्करी में लिप्त 3 वाहन पकड़े गए। 1 तस्कर गिरफ्तार। फरार वन तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश जारी। रिखड़ीखाल में शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को किया तार-तार। आरोपी शिक्षक ने नाबालिग छात्र का बहला फुसला कर किया अपहरण। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगे की कार्रवाई जारी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर उत्तरकाशी से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में हिंदूवादी संगठन ने मिलकर अवैध बुचड़खानों और अवैध मस्जिद के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने मिलकर हनुमान चौक से पैदल चलकर आक्रोश रैली निकाली है और जिला प्रशासन से अवैध रूप से बनी मस्जिद और बुचड़खानों को हटाने की बात कही गई है। इसके साथ ही बहुत देर तक जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको ये बताते चले कि वरुणावत पर्वत यानी कि वरुण देव के स्थान पर वर्षों से अवैध मस्जिद बनी हुई है, जिसके कारण वरुणावत पर्वत में बैठे वरुण देव 21 साल बाद दोबारा उत्तरकाशी की जनता को जगा रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोग बाहर से आकर यहां पर अवैध रूप से बसे जाते हैं और आपको बता दें कि जिससे यहां पर हमारे नवयुवकों का रोजगार भी बाधित हो रहा है। सभी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि अवैध रूप से बनी मस्जिदों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए देवभूमि उत्तरकाशी में मांस का व्यापार भी पूर्ण रूप से बंद किया जाए। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हिंदूवादी संगठन ने ये आक्रोश रैली निकाली है। आक्रोश देखने को मिल रहा है हिंदूवादी संगठन के अंदर। आपको बता दें कि इस दौरान हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं और अपने मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मस्जिद को पूर्ण रूप से गैर कानूनी बताते हुए मस्जिद के नाम
कोई भूमि नहीं है, ये भी जानकारी दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध रूप से बनी मस्जिदों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि उत्तरकाशी में मांस का व्यापार पूर्ण रूप से बंद हो। बुचड़खाने को बंद करने की मांग भी यहाँ पर हिंदू संगठन के लोगों द्वारा की गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, जिला प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई गई है और अपनी मांगे रखी गई है। इस दौरान भारी संख्या में यहां पर हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन भी मौजूद हैं। और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने अवैध रूप से बने मस्जिदों को ध्वस्त करने की बात कही है। और साथ ही साथ यहाँ पर बुचड़खानों को बंद करने की मांग भी की गई है। यहाँ पर पूर्ण रूप से मांस मछली पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। आज आंदोलन हो रहा है, युवा लोग कर रहे हैं, पूरी तरह से इनके साथ हैं, इनका समर्थन करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है सनातन की एकता के लिए, देवभूमि उत्तरकाशी की सुरक्षा के लिए। जिस तरह से बच्चों के अंदर जोश है, पूरे उत्तरकाशी के लोगों को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर देख रहे हैं आप लोग जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से एक विशेष समुदाय का इतिहास रहा है, मुगलों से लेकर, अतीत से लेकर, वियतनाम से लेकर, कश्मीर से लेकर, बंगाल से लेकर तमाम जगहों पर इतिहास है। इस इतिहास को देखते हुए, इस खतरे को देखते हुए, इस देवभूमि के अंदर हमें भी चिंता है कि कभी यहाँ पर 150 ही उस समुदाय के लोग हुआ करते थे और आज हजारों में। जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा जितने हम हिंदू संगठन है वो धार्मिक संगठन के लोग हैं, तो हमारे उद्देश्य है आज का कि जिला प्रशासन जितने भी उत्तरकाशी में बुचड़खाने हैं वो तुरंत बंद करे और जो हमारा अतिक्रमण है, अनावश्यक अतिक्रमण हो रखा है, उसको ध्वस्त करे। यही हमारा आज का उद्देश्य है। और ये हमारा अगर ये काम नहीं होगा तो हम लोग धरना में बैठने के तैयार हैं। और पूरा संगठन जितना हिंदू संगठन है, हमारे धार्मिक संगठन जितने भी जुड़े लोग हैं, हम धरना में बैठने को तैयार हैं। और हमारा निवेदन है जिला प्रशासन से कि तुरंत इस कार्रवाई को करें। और यही चाहती हूँ कि तुरंत उत्तरकाशी में बुचड़खाने जितने हो तुरंत बंद हो। उठाई जा रही है, उनके द्वारा आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली गई है और अपनी मांगों को रखा गया है। इस रैली के माध्यम से उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है और जिला प्रशासन के खिलाफ इन्होंने सख्त आवाज उठाई है। और यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे भी जिला प्रशासन के खिलाफ लगाए गए हैं। आपको बता दें कि हिंदू संगठन ने जिला प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उसमें मांग की है कि उत्तरकाशी में जो बुचड़खाना है उसे बंद किया जाए। साथ ही साथ गैर कानूनी मस्जिद को यहाँ पर बंद किया जाए, गैर कानूनी मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए। और इस तरह की तमाम मांगे यहाँ पर की गई है। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि यहाँ पर गैर कानूनी मस्जिद के रूप में तमाम तरह के जो कारनामे हैं वो इस मस्जिद के अंदर किए जाते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर मांस मछली बेचने का जो परंपरा है उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता चैन सिंह असवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैन सिंह, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हिंदू संगठन ने यहां पर आक्रोश रैली निकालते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन के द्वारा क्या कुछ मांगे हैं, उनकी प्रमुख मांगे बताएं सबसे पहले। जी बिल्कुल, आज जो है उत्तरकाशी जनपद में जो है हिंदू के आनुषंगिक सभी संगठनों ने एक विशाल जुलूस के रूप निकाला है और जिसमें उन्होंने यहाँ मांग की है कि उत्तरकाशी में अवैध रूप से जो भी मीट मांस की दुकानें चल रही है उसको तत्काल रूप से बंद किया जाए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है उछल करके कि जो उत्तरकाशी जनपद के बाड़ा क्षेत्र में एक मस्जिद बनी हुई है जो बहुत लंबे समय से बनी हुई मस्जिद है, वहां जब किसी एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस पर एक सूचना का अधिकार लगाया वार्ड नंबर 11 ज्ञानसू के काशीराम शेमवाल ने, तो उसमें यहाँ सामने खुलकर आया कि ये जो मस्जिद है ये पूर्ण रूप से अवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि मस्जिद को सरकार की तरफ से न तो कोई फ्री होल्ड जमीन है और न कोई नजूल है और न आवन
पट्टा आवंटन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जो मस्जिद बनी है यहाँ गैर कानून है, अतिक्रमण के रूप में बनी हुई है और सभी सामाजिक संगठनों ने यहाँ आवाज उठाई है कि इस मस्जिद के खिलाफ यह जो इस पर जो गैर कानून तरीके से जो निर्माण हुआ है इसको तत्काल जो है ध्वस्त किया जाए। जी ठीक है। और जब इनकी तरफ से आवाज उठाई गई, वहां पर जिला प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। जिला प्रशासन वहां पर मौजूद भी थे। जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा गया, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है यहाँ पर हिंदू संगठन को? बिल्कुल अफसोस तो इसी बात का है कि सभी आंदोलन संगठनों ने जब जिला कलेक्ट्रेट में जो है धरना प्रदर्शन अपनी रैली पहुंचाई, रैली गई, इस बड़ा हुजूम जो है कार्यकर्ताओं का था, लेकिन जिले के आला अधिकारी जो जिले का मालिक है जिलाधिकारी, वो ज्ञापन लेने को तैयार नहीं हुए। बहुत जो है नारेबाजी के बाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे और आखिरकार जो है मजबूरन जो है जिलाधिकारी को वो ज्ञापन लेना पड़ा और उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हम इसमें जांच करेंगे। लेकिन जांच किस बात की करेंगे, यह सवाल उठता है, क्योंकि उन्हीं के सूचना अधिकार में यहाँ जब स्पष्ट हो गया है कि ये जमीन जो है प्रशासन की तरफ से मस्जिद को नहीं मुहैया कराई गई, तो आखिर इस जांच किस बात की होगी? ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब हिंदू संगठन का क्या रुख है? क्या वो उनके द्वारा चेतावनी दी गई है कि आगे अगर इस पर जिला अधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है या जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो वो और उग्र प्रदर्शन करेंगे? क्या जानकारी है इस पे, क्या अपडेट है? बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कल उत्तरकाशी में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है और सभी लोगों ने यहाँ मन बनाया है कल माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को रखा जाएगा। अपनी नाराजगी जो है माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पर अवैध तरीके से मस्जिद बना हुआ है जिसके खिलाफ यहाँ पर हिंदू संगठन जो है वो लगातार आवाज उठा रहा है। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की करेंगे। देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल के एक छात्र ने अपने एक सीनियर पर यौन उत्पीड़न सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि 7वीं के छात्र ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है जिसमें असम के गुवाहाटी में 0 FIR दर्ज कराई गई है। अब इस मामले को देहरादून के डालनवाला कोतवाली को ट्रांसफर किया गया है। देहरादून के SP सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि पीड़ित छात्र के पिता असम पुलिस में वरिष्ठ अफसर पद से रिटायर हैं। आरोप है कि स्कूल प्रशासन की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर वो अपने बेटे को लेकर गुवाहाटी चले गए थे और फिर वहां पर 0 FIR दर्ज कराई गई। FIR ट्रांसफर होने के बाद अब डालनवाला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि अभी इसमें किसी को नामजद नहीं बताया गया है, नामजद नहीं किया गया है। वह इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल संगीता कैन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि स्कूल में इस तरह का कोई भी मामला नहीं हुआ है। इस बात को भी उन्होंने माना है कि जब उनके सामने इस तरह के आरोप सामने आए तो उन्होंने इसकी जांच कार्रवाई और जांच में आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि छात्र को होम सिकनेस है और आरोप सही नहीं है। प्रिंसिपल संगीता कैन ने ये कहा है कि पुलिस ने अभी स्कूल से संपर्क नहीं किया है और पुलिस की जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर रविंद्र रैना वहां पर मौजूद हैं, अमित शाह भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में घोषणा पत्र जारी होने वाला है जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी के द्वारा। सीधी लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से रिलीज करेंगे। मैं हृदय से माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर समस्या का समाधान प्रायोरिटी में किया है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, आपका धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आज के इस शुभ अवसर पर जबकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जो हमारा असेंबली
तो आपने देखा ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। थोड़ी ही देर में यहाँ पर घोषणा पत्र जारी होने वाले हैं। जिस तरह कार्यक्रम में यहाँ पर अमित शाह भी मौजूद नजर आए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की कर लेते हैं। तो देहरादून से ये पूरा मामला सामने आया जहाँ पर स्कूल में सीनियर ने यहाँ पर अपने जूनियर के साथ तमाम तरह के उत्पीड़न किए, जिसके बाद उस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो यहाँ पर यानी कि देहरादून में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर जो छात्र के पिता हैं वो असम गुवाहाटी में सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने छात्र को, अपने बच्चे को वापस गुवाहाटी ले गया। वहां पर गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। जो छात्र है वो होम सिकनेस से ग्रसित है और इस तरह का अगर कोई मामला होता तो इस पर तुरंत कार्रवाई होती। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले पर अभी तक संपर्क नहीं किया गया है। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले पर संपर्क किया जाता है तो हम जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। बहरहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच जारी है। देखिए, ये एक जीरो एफआईआर थी जो कि शिलांग से ट्रांसफ़र होकर आई थी। तो उसके हमारे यहाँ थाना डालन वाला पर उसमें एफआईआर नंबर लेकर उसको दर्ज कर दिया गया है, जिसमें कि कुछ फिजिकल अब्यूज़ और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। तो उन संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है उसमें। सर, इसमें कौन-कौन सी धाराओं में आपने मुकदमा दर्ज? हाँ, उसमें देखिए जो पॉक्सो एक्ट की जो धाराएँ हैं और जो आईपीसी की धाराएँ हैं 323 है, पॉक्सो एक्ट की जो धाराएँ हैं उसमें दर्ज किया गया है। सर, आरोप किस पे लगाए गए हैं? देखिए, आरोप अभी अज्ञात हैं, उसमें किसी का नामजद नहीं किया गया है किसी को उसमें। ये जो मामला है हमारी ये इंटरनल इंक्वायरी में इसका कोई भी तथ्य पाया नहीं गया है। बच्चे को होम सिकनेस थी, हमने पूरी इंक्वायरी करी। फर्स्ट इंक्वायरी में बच्चे के पेरेंट्स से बात भी कराई गई, कुछ नहीं था। पेरेंट ने छुट्टियों में बताया, तब भी उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं बताई। हमारी जो इंटरनल इंक्वायरी है उसमें हमने सब स्टेक होल्डर से बात करी है। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें टीचर्स भी शामिल हैं और उसमें पेस्टोरल केयर स्टाफ भी शामिल है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कैबिनेट मंत्री की कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा गाजना क्षेत्र के दूरस्थ डांडी गांव में आयोजित पशुपालन की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से जुड़े भेड़कू तमाशू मेले के त्रैवार्षिक आयोजन के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश का अग्रणी विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्धि सरकार के द्वारा ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि मेला हमारी संस्कृति समृद्ध परंपराओं के जीवंत प्रतीक है। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर संकल्प पत्र इस वक्त जारी अमित शाह के द्वारा की गई है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। चुनाव प्रभारीगण और आज 2024 जम्मू कश्मीर चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन के समय उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार, बंधु भगिनीगण, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर
हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। मित्रों, मैं चुनाव घोषणा पत्र पर आने से पहले कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जरूरियात थी शिक्षा की। लगभग 10 साल में 59 कॉलेजों को मान्यता मिली है। 30 कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में 29, 16,000 छात्रों की प्रवेश क्षमता जोड़ी गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आओ स्कूल चले अभियान हमने आगे दिखाया है, बढ़ाया है। 45 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं और 6,000 करोड़ की लागत से 2 एम्स, एक विजयपुर में, एक अवंतीपुरा में, IIT, IIM, नीट, यूनानी अस्पताल, कई सारे भवन और संस्थान उच्च शिक्षा के लिए यहां खोले हैं। 70 साल तक देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे यहां पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती थी, यहां से देश भर में पढ़ने जाते थे। आज देश भर के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एक अच्छा संदेश लेकर देश में जा रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट वाले स्टेट के अंदर जल विद्युत बड़ा विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला था।
लगभग 22,500 करोड़ की लागत से विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण हमने किया है। लगभग 1,000 मेगावाट पाकलदुल, इसके साथ शाहपुर कंडी बांध सिंचाई, रतले हाइड्रो योजना, क्रार हाइड्रो योजना, कीरू हाइड्रो योजना, ढेर सारे बिजली उत्पादन के जल विद्युत के संयंत्र यहां स्थापित किए गए हैं और आने वाले दिनों में ये काम पूर्ण होते ही वो जम्मू कश्मीर को सरप्लस बजट देने वाला स्टेट बनाएंगे। ऐसा पूर्ण आयोजन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। कई सारे बिजली के वितरण के भी काम हुए हैं। इसके साथ हमने शांति के मोर्चे पर भी ढेर सारा काम किया है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले सामाजिक सद्भाव और समरसता पर भी बात रखना चाहता हूं। धारा 370 के कारण यहां रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज एससी वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था, उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। हमने एनसी का एजेंडा देखा है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब, चुनाव का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भाई और बहनों, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी 3 परिवारों में सीमित होकर रह गई थी। ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थी। भारतीय जनता तो अमित शाह को सुन रहे थे आप। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।